Hello everyone. This is part 2 of class 9th NCERT History chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो देखो सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने में ना एक काफी इंपॉर्टेंट आइडिया सोशलिज्म भी रहा है। मिड 19 सेंचुरी में ना यूरोप में सोशलिज्म जो है वो काफी वाइड स्प्रेड अटेंशन उसको मिलने लग गई थी इस आइडिया को। सोशलिस्ट जो लोग होते थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और उनको लगता था कि उस समय पर जितनी भी सोशल इल्स है ना ये बुराइयां हैं उनका कारण ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों उनको लगता था? इसका कारण ये था कि इंडिविजुअल्स जो है ना जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी उनके पास एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी होती थी तो वो एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन उनको ना मतलब सिर्फ अपने पर्सनल गेन से था। और जो उनके प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं मतलब जिनको भी वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनके बेनिफिट से उनको मतलब नहीं था। तो उनका मानना था अगर सोसाइटी ना सिंगल इस तरह से सिंगल इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी कंट्रोल ना करें तो और उसमें एक कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पे ज्यादा अटेंशन दी जाए ना तो सोसाइटी ठीक हो जाएगी। तो सोशलिस्ट ये चेंज चाहते थे और कैंपेन भी उन्होंने इसके लिए किया है। तो एक सोसाइटी देखो प्रॉपर्टी उसमें ना हो मतलब इंडिविजुअल सोसाइटी ओन ना करे तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगी, क्या बेसिस रहेगा उस सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो सोशलिस्ट का ना अलग अलग विजन्स थे फ्यूचर को लेकर। कईयों का मानना था कि कोऑपरेटिव सही है, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। जैसे रॉबर्ट ओवेन थे, ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे तो इनको ना इच्छा थी कि ये एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए और जिसका नाम होगा न्यू हार्मनी इन इंडियाना मतलब यूएसए में उस टाइम पर। और जो दूसरे सोशलिस्ट थे ना इनको लगता था कि कोऑपरेटिव्स जो है ना वो वाइड स्केल पर नहीं बन सकते किसी इंडिविजुअल इनिशिएटिव से। तो गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया कि कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट एनकरेज करे। तो अब देखो इनका व्यू था कोऑपरेटिव्स को लेकर। अब फ्रांस का देखो, लुइस ब्लैंक जो थे ना इनकी इच्छा थी कि गवर्नमेंट जो है ना वो एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को। तो देखो ये जो कोऑपरेटिव्स होंगे ये क्या होएगी, ये लोगों की एसोसिएशंस होएगी। ये लोग ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और फिर जो प्रॉफिट आएगा ना उसको डिवाइड कर लेंगे। जो भी मेंबर्स ने काम किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। अब देखो कार्ल मार्क्स और फ्राइड्रिच एंजल्स, ये दो इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं और इनकी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थी। मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कैपिटलिस्ट है ना, तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट के पास कैपिटल होती है जो कि वो इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज में या फिर इन्वेस्ट की हुई होती है वो फैक्ट्रीज में। और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है ना उसको वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं, वर्कर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। और जो वर्कर्स की कंडीशन होती है ना ये नहीं बढ़ती, ये इसमें नहीं सुधार आता तब तक जब तक ये जो प्रॉफिट है ना इसको प्राइवेट कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेट कर लेंगे, सारा प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। तो वर्कर्स को ना कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल्स जो है ना इनको ओवरथ्रो करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। मार्क्स का मानना था कि अगर वर्कर्स को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से मतलब जो कैपिटलिस्ट उनका शोषण करते हैं उससे खुद को बचाना है तो वर्कर्स को ना एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर सभी प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल किया जाएगा। समाज कंट्रोल करेगा, सामाजिक कंट्रोल होगा उस पर। तो ये एक सोसाइटी कैसी होगी, ये एक तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो उन्होंने ना कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स को कन्विंस कर दिया था कि वर्कर्स ना अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटलिस्ट के विरोध में इसको जीत जाएंगे। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है ना वो फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी है, मतलब स्वाभाविक सोसाइटी है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी फ्यूचर की। अब देखो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो 1870 से ही ना सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। और जो एफर्ट्स रहते थे तो सोशलिस्ट लोग एफर्ट्स भी करते थे। तो सोशलिस्ट ने ना एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली थी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो जो इंग्लैंड या जर्मनी के वर्कर्स थे ना इन्होंने भी एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी ताकि वो अपनी बेटर लाइफ और वर्किंग कंडीशंस के लिए लड़ सके। उन्होंने फंड्स भी सेटअप करे थे। फंड्स क्यों करे थे? ताकि कोई भी मेंबर किसी डिस्ट्रेस में हो, किसी मुसीबत में हो तो उस टाइम पर वो हेल्प कर सके। और साथ ही साथ उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी कि उनके वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन हो और उनको राइट टू वोट मिले। जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थी ना ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करती थी और इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ना पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में भी मदद की थी। तो 1905 तक ना देखो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो जो थे ना उन्होंने एक लेबर पार्टी बना ली ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बना ली फ्रांस में।
लेकिन देखो 1914 तक ना सोशलिस्ट लोग जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए यूरोप में। उनको देखो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग फिगर रिप्रेजेंट करती थी। उनके आइडियाज से लेजिस्लेशन शेप जरूर हुए, मतलब लॉज भी बने हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स जो है ना वो उनको उस टाइम पर फिर भी कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स या रेडिकल्स ही चला रहे थे, जिसको हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ाए हैं। आपने नहीं पढ़ा हो तो ये लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके मतलब आप जान लेना पिछला वीडियो देखकर। देखो इस इमेज में क्या दिखाया हुआ है, वो फिर से आपको इमेज के बारे में पढ़ाता हूँ। ये जो पेंटिंग है ना, ये पेरिस कम्यून ऑफ 1871 की काफी फेमस पेंटिंग है। इसमें क्या है, इसमें एक सीन को पोर्ट्रे किया हुआ है, जो अपराइजिंग हुई थी ना मार्च और मई में 1871 में पेरिस में, उसकी पेंटिंग है ये एक ऐसा टाइम था जब काउंसिल जो थी पेरिस में, उसको पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब लोगों की गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया था, जिसमें वर्कर्स होते थे उस गवर्नमेंट में, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अदर्स दूसरे भी। ये ना फ्रांस की बात हो रही है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर था। तो वो भी अगर आपने नहीं किया हो तो आप इसी क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भी देख लेना, वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो ये जो अपराइजिंग थी, मतलब जो रिवोल्ट टाइप थी, तो इसके कारण देखो काफी जो डिसकंटेंट था ना लोगों के मन में, मतलब नाराजगी थी फ्रेंच स्टेट से लेकर, वो इसका कारण बनी थी। तो पेरिस कम्यून को अल्टीमेटली देखो, वैसे तो गवर्नमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने क्रश कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको सोशलिस्ट ने सेलिब्रेट किया था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनका मानना था कि ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की एक शुरुआत है। जो पेरिस कम्यून है ना, वो दो कारण से, दो उसकी वो दो लेगेसीज छोड़ गया, उसको आज भी याद किया जाता है। इसलिए सबसे पहली, देखो सबसे पहली इसकी लेगेसी है जो वर्कर्स थे ना, उनके एसोसिएशन, रेड फ्लैग, इन्होंने अडॉप्ट किया था, जो कि कम्युनार्ड्स थे ना रेवोल्यूशनरीज पेरिस के, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो पहली इनकी लेगेसी है ये वर्कर्स रेड फ्लैग, वर्कर्स का रेड फ्लैग। और सेकंड क्या है, मार्सलेज, इसके बारे में आप हमने पढ़ा है, आज ये फ्रांस की नेशनल एंथम भी है। मार्सलेज इसकी दूसरी लेगेसी है, जिसको एक वॉर सॉन्ग की तरह 1792 में लिखा गया था, और ये कम्यून का या फिर लिबर्टी के लिए जो स्ट्रगल रहा है ना, उसका सिंबल बन चुका था। द रशियन रेवोल्यूशन, तो देखो यूरोपियन स्टेट्स में जो एक बहुत कम इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था ना, उसमें ये स्थिति थोड़ी अलग थी। देखो सोशलिस्ट जो थे, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट जो थी ना रशिया में, उसको टेक ओवर कर लिया था, मतलब उनके हाथ में आ गई थी गवर्नमेंट थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू। तो फरवरी 1917 में मोनार्की का फॉल हो गया था रशिया में, और जो इवेंट्स अक्टूबर में हुए ना, उनको ही हम नॉर्मली रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये कैसे हुआ, और सोशलिस्ट और सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी जब रशिया की, जब ये रेवोल्यूशन हुआ, अब ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखो रशियन एम्पायर इन 1914, देखो 1914 में ना जार निकोलस टू जो थे, ये रशिया और उसके एम्पायर को रूल करते थे। तो देखो टेरिटरी कितनी बड़ी थी, इसमें जो टेरिटरी अराउंड मॉस्को है आज भी रशिया में, वो आ जाती है। तो रशियन एम्पायर में करंट डे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के भी पार्ट्स आ जाते थे, और यूक्रेन और बेलारूस भी आ जाता था, और पैसिफिक तक इसका स्ट्रेच था, मतलब पैसिफिक तक जाता था ये। और इसमें आज के कुछ आसियान स्टेट्स जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया और एजरबाईजान भी आ जाते थे। जो मेजोरिटी रिलीजन थे ना रशिया ऑर्थोडॉक्स में, वो था रशिया के, मतलब वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। लेकिन देखो एम्पायर में मतलब मेजोरिटी रिलीजन तो ये था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन साथ ही साथ कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी रशिया में रहते थे उस टाइम पर, रशियन एम्पायर में। इसके आगे का चैप्टर हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।